नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है 5 बजे का ताज़ा तरीन बुलेटिन, जहां पर आपके लिए ढेर सारी नई और ताज़ी खबरें। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बंद होते होते दिन की ऊंचाई से आज फिसल गया बाजार, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड लेवल को छुआ। फिर भी सेंसेक्स 307 और निफ्टी 90 अंक चढ़कर बंद होने में रहा कामयाब। बजाज फाइनेंस के खिलाफ आरबीआई का कड़ा एक्शन। 2 प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड से लोन पर रोक। डिजिटल लोन गाइडलाइन हनन का मामला। राजस्थान में बीजेपी ने लगाई चुनावी वादों की छड़ी। संकल्प पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर से लेकर फ्री स्कूटी का वादा। घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने की भी बात। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 5वें दिन भी कोशिशें जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई नागरिक सुरक्षा बलों के जवान रेस्क्यू में जुटे। भारतीय अमेरिकी सांसद ने यूएसएड से की अपील। अमेरिका में बाइडेन शी जिनपिंग मुलाकात। दोस्ती बढ़ाने पर हुई बात, लेकिन बाइडेन ने जिनपिंग को फिर बताया तानाशाह। शी बोले चीन अमेरिका या तो दोस्त या दुश्मन। दिल्ली में छठ के लिए यमुना की सफाई जारी। नदी के किनारे अलग से बनाए गए घाट। मंत्री आतिशी ने दिया 1-2 दिन में साफ सफाई का भरोसा। और वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की हालत खराब। शुरुआत में 44 रन पे ही गंवा दिए थे 4 विकेट। बारिश के चलते खेल रुका, फिर हुआ शुरू और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को फिर 2 झटके। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच आज बाजार की बात शुरुआत से करेंगे, क्योंकि आज बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही और तेजी भी अच्छी खासी थी। इसी तेजी के साथ मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज इंट्राडे में रिकॉर्ड स्तर भी छू डाला। वहीं निफ्टी एनर्जी की बात करें तो इंडेक्स 52 हफ्ते की ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ। हालांकि जब आज बाजार बंद होने के करीब पहुंचा तो जिस तरह की बढ़त दोनों इंडेक्स दिखा रहे थे, वहां से हमने देखा कि उन्होंने दिन भर की पूरी बढ़त को गंवाया, लेकिन फिर भी सेंसेक्स 307 अंक चढ़ गया और 65,982 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी बढ़त गंवाने के बावजूद 90 अंक की चढ़ाई के साथ आज का दिन खत्म किया और ये 19,765 पर बंद हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी मिड कैप की अगर बात कर ले तो वहाँ पर भी करीब करीब 1% की तेज़ी थी, लेकिन मैंने बात की बैंक निफ्टी की। तो इतने सारे हरे निशानों के बीच एक अकेला लाल निशान आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी है, ऐसा नहीं कि बहुत गिरावट पर बंद हुआ है, लेकिन हाँ बाकी जगह जहां पर आज अच्छी खासी तेजी का दिन रहा, बैंक निफ्टी ने लाल निशान पर खुद को बंद किया। तो हमारे साथ ही यतिन मोहता, उनसे आज के बाजार के हाइलाइट्स को समझते हैं। तो यतिन, सबसे पहले तो आज बाजार के प्रमुख हाइलाइट्स क्या रहे? एक समय दिन में अच्छी खासी तेजी, फिर थोड़ा सा बंद होते समय आप कह सकते हैं मुनाफा वसूली आई, लेकिन बड़ी बातें क्या रही? बिल्कुल, और अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट नोट पे खुला, लेकिन दिन चलते चलते हमने लगभग 200 अंक की तेजी निफ्टी पे देख ली। निफ्टी बैंक भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आज थर्सडे था, वीकली एक्सपायरी थी, जिसके कारण आपने पिछले जो आधा घंटा था लास्ट आवर ऑफ ट्रेड, वहाँ आपने सेलिंग आती हुई देखी। इनफैक्ट 3 बजे के बाद निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो यहाँ भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आपको आती हुई दिखाई पड़ी। और खास करके अगर हम निफ्टी की बात करें तो लगभग 100-110 पॉइंट का डेज हाई से नीचे आपको बंद होता हुआ नजर पड़ा। लेकिन बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल 1:1 रहा। आईटी स्टॉक्स में दमदार तेजी रही, मेटल स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार जो है वो तेजी के मूड में ही है। थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पे आपको मुनाफा वसूली आती हुई नजर पड़ी आज के सत्र में। राइट यतिन, लेकिन बाजार के अगर हम पूछें कि आज एक्शन कहां सबसे ज्यादा था, तो कौन से शेयर्स और सेक्टर्स रहे? निफ्टी गेनर्स की बात करें तो क्लियरली आईटी स्टॉक्स का आज दिन था। तो हीरो मोटोकॉर्प एक ही ऐसा स्टॉक था जो निफ्टी का टॉप गेनर था, लगभग 3% की तेजी के साथ, क्योंकि इनकी दिवाली का डेटा बहुत बेहतरीन आया। लेकिन इनको छोड़ के अगर हम देखें तो टॉप 5 गेनर आईटी सेक्टर से ही थे, जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज,
इन सभी शेयर्स में आपने लगभग 3-3% की तेजी देखी। इसके अलावा लूजिंग साइड पे अगर आप देखें तो लोअर लेवल से बजाज फाइनेंस में जरूर रिकवरी देखने को मिली, लेकिन एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, अदानी इंटरप्राइजेज जैसे शेयर्स में आपने 1 से 2% के आसपास का सेल ऑफ इंट्राडे में आता हुआ देखा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो बहुत सारे मिड कैप गेनर्स आज के सत्र में आपको दिखाई पड़ेंगे, खास करके आलोक इंडस्ट्रीज, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, मैपमा इंडिया जैसे काउंटर्स में आपने 7 से 10% के आसपास की तेजी देखी। मिड कैप में लूजिंग एंड पे भी आपको काफ़ी सारे नाम मिलेंगे, खास करके कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ हमने रिसेंटली देखा है कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी आई है, दूसरे दिन लगातार शेयर नीचे है। इसके अलावा कॉन्कॉर्ड बायोटेक और वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर्स में भी 2 से 3% की मंदी देखने को मिली। लेकिन आखिर में आईटी गेनर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जबरदस्त तरीके से मिड कैप आईटी में तेजी आती हुई दिखाई पड़ी। कोफोज, एम्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स की बात करें तो 5 से 7% के आसपास के गेन्स यहाँ भी आते हुए आपको दिखाई पड़े। जी शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। पावर इंडेक्स में जोरदार तेजी जारी है, ऐसा कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह का। उन्होंने आगे कहा कि एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर और सीडीएसएल निवेश के लिए बेहतर हैं, इनमें खरीदारी की जा सकती है। हमने ये देखा है कि पावर इंडेक्स एक स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड में है। अभी रिसेंट जब करेक्शन भी आई तो पावर स्टॉक्स ज्यादा गिरे नहीं, और जब बाजार चल रहा है तो पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी आ रही है। एनटीपीसी तो हमारा फेवरेट है, मुझे लग रहा है कि एनटीपीसी यहां से भी आपको 30 से 40% की रिटर्न देगी। तो अगर आपने नीचे लिया है आपके व्यूअर्स तो इसको पकड़ के रखिए, आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये और अच्छा रिटर्न देगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारा फेवरेट रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी 100 रुपए की मूवमेंट जेएसडब्ल्यू एनर्जी में आनी चाहिए। सीएससी एक डार्क हॉर्स है, हो सकता है चल जाए, बट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। और टाटा पावर तो एवरग्रीन स्टॉक है, आई थिंक कुछ सोचने की बात नहीं है। तो निवेशकों को अब टाटा ग्रुप की एक और कंपनी में निवेश का मौका मिलेगा। इसके लिए टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 22 नवंबर को खुलने जा रहा है, जो 24 नवंबर को बंद होगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने सहयोगी हर्षदा सावंत के पास। तो हर्षदा, किस तरीके का है ये आईपीओ और इतने लंबे अरसे बाद टाटा की तरफ से एक आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है? 2 दशक बाद टाटा ग्रुप की एक कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के डिटेल सामने आ चुके हैं। प्राइस बैंड 475 से 500 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। 22 नवंबर को दरअसल ये इशू खुलने वाला है और जी हां, 20 साल बाद टाटा ग्रुप की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ध्यान रहे, टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है। यहाँ पर प्राइमरीली एक ऑफर फॉर सेल आएगा। आईपीओ के जरिए करीब 3042 करोड़ रुपए जुटाएंगे, जो ओएफएस ही रहेगा। प्रोमोटर्स इसमें अच्छा खासा अपना हिस्सा बेचने वाले हैं। 21 नवंबर को ये एंकर निवेशकों के लिए इशू खुलेगा और 22 तारीख तक 22 से 24 तारीख तक यहाँ पर रिटेल निवेशक पार्टिसिपेट कर पाएंगे। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पर बिकेगी, जहां पर 4.62 करोड़ शेयर प्राइमरीली टाटा मोटर्स ही बेचने वाले हैं। इसके अलावा अल्फा, टीसी होल्डिंग और टाटा कैपिटल की तरफ से भी कुछ हिस्सा बिक्री होती दिखाई देगी। जी शुक्रिया। बजाज फाइनेंस के खिलाफ आरबीआई ने कड़ा एक्शन लिया है। कंपनी के 2 प्रोडक्ट ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, जो कि दोनों डिजिटल लोन प्रोडक्ट हैं, उनके जरिए लेन देन पर कंपनी ने आरबीआई ने रोक लगा दी। आरबीआई का कहना है कि कंपनी ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। खासकर इन दोनों लोन प्रोडक्ट के तहत ग्राहकों को की फैक्ट स्टेटमेंट इशू नहीं करने और डिजिटल लोन के की फैक्ट स्टेटमेंट में मिली खामियों के चलते कार्रवाई की गई है। वहीं आरबीआई के एक्शन पर कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि दोनों ही लोन प्रोडक्ट के की फैक्ट स्टेटमेंट जारी किए गए थे और जहां कमियां हैं उसमें कंपनी आगे सुधार करेगी। तो ये पूरा मामला डिजिटल लेंडिंग का है, यानी ऐप्स के जरिए जो लोन दिए जा रहे हैं उनका। देश में डिजिटल लेंडिंग से जुड़े फ्रॉड भी बहुत देखे गए थे, जिसके बाद आरबीआई गाइडलाइंस लेके आया था और अब ये गाइडलाइन हर किसी पे लागू है। और यहाँ पर क्या हुआ है ये तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ऐप से लोन जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बहुत आसानी से मिलता है, इसलिए एक तरह का ट्रैप भी बन जाता है। क्या ध्यान में रखना चाहिए इस तरह के लोन लेते वक्त और आरबीआई के इस कदम से हमें और क्या सीख मिलती है, इन सब पर डिटेल में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज के कंज्यूमर अड्डा में। ऐप लोन या ट्रैप लोन, आज का कंज्यूमर अड्डा 557 पर। और आइए आपको बताते हैं सीएनबीसी आवाज की वो खबर जिसका असर हुआ है। अब डीप फेक पर सरकार नींद से जाग गई है। सरकार ने डीप फेक पर लगाम लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत जल्द ही आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक करने वाली है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों ने डीप फेक रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिसको इस बैठक में चर्चा के लिए लाया जाएगा। डिटेल के लिए चलेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा के पास। तो असीम,
हाल फिलहाल में डीप फेक को लेकर काफी कंसर्न्स उभरे, कुछ वीडियो सामने आए, उसके बाद काफी चर्चा में है। अब क्या इस पर एक्शन होने जा रहा है? देखिए, सीएनबीसी आवाज ने ही सबसे पहले रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो के वायरल होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार ने एक्शन में आते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिए। सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ही आपको ऐसे डीप फेक वीडियो हटाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा हो सकती है। सोशल मीडिया कंपनियों ने ऐसे सारे डीप फेक वीडियो को हटा दिया है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों ने सरकार को जवाब दिया है कि हम लगातार नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रहे हैं, ताकि ऐसे डीप फेक वीडियोस को इंटरनेट पर जाने से रोका जाए। अब सरकार ने सारी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाने का फैसला किया है। इस बैठक में सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी कि किस तरह से ये सोशल मीडिया पर जिस डीप फेक वीडियोस आ रहे हैं उनको लेकर की कोई और नई गाइडलाइंस लाने की जरूरत है, या फिर इनको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। तो सरकार अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक करेगी और नए दिशा निर्देश तैयार करेगी। जी, बहुत शुक्रिया। तो जल्दी डीप फेक को लेकर सरकार और कंपनियों के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में ये बैठक होने जा रही है। अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया असीम। और अब बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल यानी इस वक्त हो रहे विधानसभा चुनाव की। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो जारी कर दिया। बीजेपी ने राजस्थान में सरकार बनाने पर 2700 रुपए प्रति व्यक्ति 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीद का वादा किया है। उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर के अलावा बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए के बॉन्ड का भी वादा किया गया है। बीजेपी मातृत्व वंदना योजना के तहत महिलाओं को 8,000 रुपए देगी। वहीं राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का वादा भी किया गया है। बीजेपी 12वीं पास छात्राओं को फ्री स्कूटी भी देगी। गरीब छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। साथ ही बीजेपी ने राज्य में घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने की भी बात कही है। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चुनाव प्रचार के लिए वो राजस्थान पहुंचे। राहुल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ भी नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि वो न सिर्फ साथ साथ दिख रहे हैं बल्कि एकजुट भी हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव जीतने का दावा किया। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। राजस्थान में किसका पलड़ा भारी है और किसके वादों में है दम, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का चुनाव अड्डा, राजस्थान कौन करेगा राज। और अब बात सांसों के संकट यानी दिल्ली में हो रहे प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इसी को देखते हुए यहां पिछले 11 दिनों से ग्रेफ 4 की पाबंदियां भी लागू हैं। इस समय दिल्ली की हवा का में PM 2.5 के साथ पराली और आतिशबाजी के केमिकल भी मौजूद हैं। आज सुबह की अगर बात करें तो दिल्ली ओवरऑल AQI दिल्ली का 386 रहा। इसके अलावा पूसा का AQI 423, दिल्ली यूनिवर्सिटी का AQI 411, नोएडा का करीब 390 बना हुआ है। यानी ये सभी जो नंबर्स हैं ये खराब की श्रेणी के नंबर हैं। और कुल मिला के दिल्ली की हवा साफ हो इसके लिए अभी दिल्ली वासियों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जो ग्रैब के नियम हैं उनको जो है ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है मॉनिटरिंग को और जो है तेज़ किया जाए। चूँकि अपने हाथ में जो अभी है वो है कि जो सोर्सेज हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। उस मॉनिटरिंग के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि एक 6 सदस्यीय जो है स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
ये तो हवा की बात हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं दिल्ली के पानी की। दिल्ली में छठ पूजा को देखते हुए यमुना की साफ सफाई का काम जोर शोरों से चल रहा है। दरअसल इस वक्त यमुना में झाग फैला हुआ है, ऐसे में वहां छठ की पूजा भी की जानी है और यमुना की स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग इसमें अर्घ्य दे सकें। इसलिए नदी के किनारे अलग घाट बनाए गए हैं जहां लोगों के अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है। और क्या व्यवस्था है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। छठ पूजा में महज 2 दिन बचे हैं और मैं इस वक्त नई दिल्ली के यमुना बैंक में हूं, जहां 2 दिन के बाद यहां पे भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाने वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे जो स्थिति है, पूजा करने लायक तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। यहां नदी में फूल मालाओं से लेकर पूजा सामग्री से लेकर बाकी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे तैरती हुई दिख रही है। मूर्तियाँ लोग अभी भी डाल रहे हैं और तमाम तरह की गंदगी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो दावा किया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि छठ से पहले जो यमुना बैंक है, घाट है, उसको पूरी तरह से क्लीन कर देंगे, वैसा तो फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। खासतौर पे इसलिए क्योंकि काफ़ी करीब है छठ पूजा और फिलहाल अभी कुछ कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए कुछ लोगों को ज़रूर लगाया गया है, लेकिन अभी भी इतना कम समय बचा है, लगता नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा अंतर इसमें पड़ने वाला है। हालांकि एक दृश्य जो हर साल छठ पूजा में दिखता है, जो फोम नदियों में दिखता है और जिसके किनारे लोग पूजा कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन दुर्गंध यहाँ तक आ रही है, तो साफ है कि यहाँ पर पूजा लायक स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि जो छठ पूजा की तैयारी है उसको यहाँ से थोड़ी दूर जो है एक अलग तरह का घाट बनाया गया है, वहाँ पे लोग करने की उनके लिए व्यवस्था की गई है। देखिए, दिल्ली सरकार ने छठ घाट जो है जहाँ पे छठ पूजा की जाती है उसके लिए इसी तरीके के पॉन्ड जो है वो सभी छठ घाटों में बनाए, जिसमें जो है वो पॉन्ड में जो है वो पानी भरा जाएगा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। और ऐसी सारी व्यवस्था जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से छठ पूजा मनाने का आयोजन जो है अलग तरीके से यहाँ पे दिल्ली सरकार ने किया है और सभी जगह हो रहा है। वो यमुना में सीधे छठ का जो अर्घ है वो नहीं दिया जा सकता दिल्ली हाईकोर्ट के नियम के मुताबिक, इसलिए यहाँ पे इस तरह के घाट बनाए गए हैं छठ के लिए विशेष तौर पे। और यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो है ये यहाँ पे पानी डाला जा रहा है ताकि यहाँ पे लोग आ सकें। और यहाँ आप टेंट देख सकते हैं, टेंट यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे लोग जो पूजा सामग्री है, हवन है, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे करवा सकते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि जो बाकी चीज़ें हैं, छठ के जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो सीधे भले ही छठ में यमुना में अर्घ ना दिया जा सके, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन उम्मीद ये है कि जो यमुना है, क्योंकि यमुना भी बहुत पास है और अभी भी वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई है, अभी भी वहाँ पे गंदगी है, तो छठ आते आते उसे भी थोड़ा साफ़ किया जा सकेगा। कैमरामैन बलबीर के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो यहाँ पर छठ की तैयारियां हैं और उसको साफ करने की बात हो रही है और जैसा बता रहे हैं कि शायद यमुना छठ आते आते ये साफ सफाई होती हुई नजर आए। बहरहाल हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी शामिल रहेंगी। समाचार और कुछ और खबरें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरों से शुरुआत करेंगे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई है। 4 घंटे से भी ज़्यादा देर तक दोनों की मुलाकात चली। जिनपिंग ने कहा कि चीन की अमेरिका को दबाने की या फिर उसकी जगह लेने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही देश या तो दोस्त रहेंगे या फिर विरोधी। वहीं बाइडेन ने कहा कि जिनपिंग से कई अहम मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन वो अभी भी शी जिनपिंग को एक तानाशाह ही मानते हैं। We're reassuming military to military contacts, direct contacts. As a lot of you press know, follow this, that's been cut off and it's been very worrisome. That's how accidents happen, misunderstandings. So we're back to direct, open, clear, direct communications on a direct basis. Vital miscalculations on either side can cause real trouble with a country like China. उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को 5 दिन बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। अभी तक 100 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई नागरिक सुरक्षा बल, इसके अलावा थाईलैंड और नॉर्वे की एक्सपर्ट टीमें भी लगी हुई हैं, पर कोई सफलता अब तक नहीं मिल पाई है। इस बीच भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की अपील की है। दरअसल उत्तरकाशी में रविवार को एक निर्माणाधीन टनल गिर गई थी जिसमें 7 अलग अलग राज्यों के 40 मजदूर इस वक्त फंसे हुए हैं। और अब बात करेंगे क्रिकेट
वर्ल्ड कप की। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कोलकाता में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, जो काफ़ी उल्टा पड़ गया। कोलकाता में हो रहे इस मुकाबले में दोनों टीमें दो दो बदलाव के साथ उतरी। अब तक इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीकी टीम ने शानदार खेल दिखाया है, लेकिन आज वो लड़खड़ाती हुई नजर आई। वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका को चोकर्स का टैग भी मिला हुआ है। ऐसे में आज होने वाला ये मैच साउथ अफ्रीका के इतिहास को बदलने वाला साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसकी उम्मीद कम ही लग रही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम शानदार फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराना अफ्रीकी टीम के लिए शायद उतना आसान भी नहीं होगा। हालांकि अभी तक की बात करें तो आज शुरुआती खेल में ही दक्षिण अफ्रीका ने अपने 4 विकेट जल्दी गंवा दिए और उसके बाद बारिश के कारण खेल में करीब आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक आया। उसके बाद द टीम उतरी। दोनों बल्लेबाज मिलर और क्लासन ने अपनी बैटिंग के जरिए पारी को संभालने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों को ही ट्रेविस हेड ने आउट करके वापस पवेलियन भेज दिया। इधर वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में एंट्री कर ली है। 12 साल बाद भारत मजबूत बल्लेबाजी और दमदार गेंदबाजी के दम पर एक बार फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 397 रनों का विशाल स्कोर बनाया। इस स्कोर में विराट कोहली का 50वां वनडे शतक और श्रेयस अय्यर की सेंचुरी शामिल रही। इसके बाद मोहम्मद शामी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट तो बुमराह ने 1 और कुलदीप ने 1 विकेट झटक कर न्यूजीलैंड को 327 रनों पर ऑल आउट कर दिया। अब भारतीय टीम 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल खेलेगी, जिसमें आज चल रहे मैच का जो भी विजेता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका, उससे भारत का मुकाबला होगा। इधर भारत की जीत के बाद कल रात देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। जगह जगह पर क्रिकेट प्रेमियों ने पटाखे जलाकर अपनी खुशियों का इजहार किया तो तिरंगा लहराकर इंडिया इंडिया के नारे लगाते हुए भी लोग नजर आए। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को बधाई दी। इसके अलावा कई और दिग्गजों ने भी टीम को शुभकामनाएं और बधाइयां भेजी हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली में हो रहे ट्रेड फेयर की, जहां पर यूपी पवेलियन में जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। राम मंदिर की थीम पर सजा ये पवेलियन लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस पवेलियन का जायजा लिया है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जिस जगह मैं आई हूँ ये है उत्तर प्रदेश का पवेलियन और आप मेरे पीछे देख रहे हैं राम मंदिर की झलक। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और उसकी एक झलक इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में लोगों को दिखाई जा रही है और यहाँ पर काफी अट्रैक्शन लोगों के बीच में इस पवेलियन को लेकर दिखाई दे रहा है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आ रहे हैं वो जरूर विजिट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस पवेलियन को, क्योंकि राम मंदिर का इंतजार अयोध्या में हर कोई कर रहा है और उसकी एक झलक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो इस बार व्यापार मेले की थीम है वसुदेव कुटुंबकम यानी यूनाइटेड बाय ट्रेड, उसे राम मंदिर के जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके नीचे डिस्प्ले किया गया है। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी यहाँ पर बखूबी शोकेस किया गया है और लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं इसको जरूर विजिट कर रहे हैं। सर, अयोध्या में 22 जनवरी को हनुमान राम मंदिर के हमें दर्शन होंगे और यहाँ पर एक झलक दिखाई दी है, क्या बोलना चाहेंगे? ये राम मंदिर के स्ट्रक्चर पे ही बना हुआ है। जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, मैं एक चीज नोटिस कर रही थी कि जब भी वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं तो जय श्री राम बोलना नहीं भूल रहे हैं। आप बताइए, आपने देखा कैसा लग रहा है? ये अच्छा है बहुत। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो जय श्री राम बोलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आप बताएं सर, यहाँ पर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, लेकिन यहाँ पर एक झलक उसकी दिखाई दी है, क्या कहेंगे आप? मैं इसको बेहतरीन कहूँगा, अद्भुत कहूँगा और ये राष्ट्र हित में
और हिंदू साहित्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं जब भी कोई भी एंट्री करे तो यहाँ पे आप भी बोले, मैं भी बोलूंगा जय श्री राम। बिल्कुल, तो जय श्री राम। तो जय श्री राम से गूंजता हुआ ये उत्तर प्रदेश का पवेलियन दिखाई दे रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अलाउद्दीन का चिराग लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अलादीन का होगा इनफैक्ट ये। दीपाली नंदा ने इस चिराग के लिए भी लोगों से बातचीत की है। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मुझे मिल गया है अलादीन का चिराग। जी हाँ, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं इसका नाम है अलाउद्दीन। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी इसी को काफी पसंद कर रहे हैं। मैम, ये क्या लिया आपने? ये मैं अलाउद्दीन का चिराग ले रही हूँ और मुझे लगता है कि इसमें से रगड़ने पर वो जिन निकलेगा और आपकी सारी फरमाइशें पूरी करेगा। बिल्कुल, पूरी फरमाइशें मेरी सारी पूरी करेगा। और न केवल पूरी करेगा बल्कि मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश की और विश्व की इकोनॉमी को भी सेटल करेगा। ओके, तो ये अलादीन के जिन से ये विश मांग रही है कि जो हमारी इकोनॉमी है हालांकि काफी अच्छी इम्प्रूव जा रही है, लेकिन और ऊपर लेके जाएगा। बिल्कुल, और ऊपर लेकर जाएगा। हालांकि एक अच्छा थॉट है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी रियलिटी ये है, इसमें से कोई जिन नहीं निकलेगा। इसका नाम है अलाउद्दीन। आप इसे अपने घर लेकर जा सकते हैं, यहाँ पर इसको लैंप को जला सकते हैं और लाइटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो आई थिंक एक्साइटमेंट में दीपाली अलादीन के चिराग को अलाउद्दीन का चिराग उन्होंने बना दिया। लेकिन हाँ, एनीवे ट्रेड फेयर में ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आती हैं जिन्हें देख के मज़ा आता और वहाँ पर पहुँचे दर्शकों को, ग्राहकों को भी ये काफ़ी एक्साइट करता है। राइट, तो चलिए आवाज़ समाचार के इस एडिशन में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन CNBC आवाज़ पर खबरें भी जारी हैं, आपके मनपसंद कार्यक्रम भी, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ताज़ी खबरें और अपडेटेड खबरें देख सकते हैं बस एक क्लिक पर। नमस्कार।